बॉईल किए बिना पानी हवा बन गया, बिना किसी स्टोव के, बिना किसी फायर के। तो आखिर ये पानी गया कहाँ? जी हाँ, आज हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। क्या हम लिक्विड को वेपर में बिना किसी हीटिंग के कन्वर्ट कर सकते हैं? आइए जानते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, और इसका उल्टा कैसे पॉसिबल है। यानी गैस को किस तरीके से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को कैसे सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके देखे कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने पर हम इनके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें हमेशा हीट की या प्रेशर की ज़रूरत होती है किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? क्या हम बिना हीटिंग के या बिना किसी प्रेशर के मैटर के स्टेट को चेंज नहीं कर सकते? आइए इसे एग्जाम्पल्स से समझते हैं। मान लें कि फर्श पे कुछ पानी गिरा है। कुछ समय बाद वो पानी अपने आप ही सूख जाता है। तो पानी गया कहाँ? और गीले कपड़े कुछ समय बाद अपने आप ही सूख जाते हैं। वहाँ तो हमने हीटिंग नहीं दी, तो ये पानी गया कहाँ आखिर? तो यहाँ पे जो फिनोमेना यूज़ हुआ, उस फिनोमेना का नाम है इवेपोरेशन। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी इवेपोरेशन एक प्रोसेस है किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट के बिलो, तो वो इवेपोरेशन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि ये प्रोसेस तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी, जिसे हमने वेपराइजेशन का नाम दिया था। तो यहाँ पे दो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन। तो जो वेपराइजेशन होता है उसमें भी हम लिक्विड से गैस की तरफ मूव कर रहे हैं और इवेपोरेशन में भी हम लिक्विड से गैस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? वेपराइजेशन तब होता है जब हम लिक्विड से गैस की तरफ मूव करें, लेकिन ये कन्वर्जन कब होगा? जब एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हम अचीव कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होता है, ये बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पर अकर होता है। यानी इसमें जो लिक्विड का गैस से कन्वर्जन हुआ, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट से पे पहुंचने से पहले ही कन्वर्ट हो जाता है। हमें यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस या किसी हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमें हीट देने की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ हमें हीट देने की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ हमें हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, ये अपने आप ही हो जाती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन का। तो इस इवेपोरेशन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी एंड हैव सम काइनेटिक एनर्जी एट ऑल टेम्परेचर्स। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों ही स्टेट में अलग अलग होता है। सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और गैस के केस में सबसे कम, और लिक्विड के केस में सॉलिड से थोड़ा सा कम पाया जाता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, ये स्टेशनरी नहीं होते। जनरली देखा जाए कि जितने भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो गैसेस के हों, इन सभी में कुछ ना कुछ मोशन होता ही रहता है। यानी ये पार्टिकल स्टेशनरी नहीं होते। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि गैस के केस में ये मोशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सॉलिड के केस में ये सबसे कम पाया जाता है। लिक्विड के केस में इन दोनों के इंटरमीडिएट पाया जाता है। इन दोनों के बीच का ही एक फ़र्क होता है, मतलब ज़रा सा ही फ़र्क है कि सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा और गैस से थोड़ा सा कम। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं।
चाहे वो कम मूव करे चाहे वो ज़्यादा मूव करे, इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। जहाँ पे मोशन हो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती ही है। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर ऑल्सो कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड एक्सचेंजिंग एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन्स। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड कर जाते हैं, क्योंकि ये मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपस में टकरा भी सकते हैं। क्यों, ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करें, कोई लेफ़्ट की तरफ मूव कर सकता है, कोई राइट की तरफ, कोई अप या कोई डाउन, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली ये मूव कर सकते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो ये पॉसिबल है कि एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में टकराएं या कोलाइड करें, तो यहाँ पे कोलिजन अकर होती है। जब इनका कोलिजन होता है आपस में तो ये अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। किसी एक पार्टिकल के पास या किसी दूसरे पार्टिकल के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। हर एक पार्टिकल अपनी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी को लेके चलता है। किसी के पास यही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये वेरी करता है पार्टिकल टू पार्टिकल। Above liquid surface, air is present and particles of liquid present on surface have a tendency to come out from the surface so that they may acquire more freedom to move and become part of atmosphere. Suppose करें कि ये बीकर है, इस बीकर में आपके पास लिक्विड है, कुछ पार्टिकल्स लिक्विड के यहाँ प्रेजेंट हैं, कुछ बिलो प्रेजेंट हैं, यानी ये सरफेस है। तो जो पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट होंगे उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है एटमॉस्फेयर में आने की। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है हर एक पार्टिकल की, लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा पाई जाती है। बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं, तो ये इनके पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी इनफ एनर्जी होती है कि ये बाहर एस्केप कर जाते हैं। सरफेस के बाहर यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर की तरफ एस्केप हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम रैंडमनेस भी कहते हैं। रैंडमनेस मतलब जब एक पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगे इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, तो उसे हम रैंडमनेस बोलते हैं। टू ओवरकम द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे नीड सम एनर्जी विच दे टेक अप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कम करने के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एनर्जी तो इनके पास है और कुछ एनर्जी ये बाकी पार्टिकल से ले लेते हैं और बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और कूलिंग होती है। यानी हमने ये जाना कि इवेपोरेशन जहाँ होगा वहाँ पर कूलिंग होगी और टेम्परेचर जो है वहाँ वो कम हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पर अफेक्ट होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। पहला आता है टेम्परेचर। इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल है इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इज़ फास्ट इन समर दैन विंटर, कि समर में अगर हम लिक्विड का इवेपोरेशन देखें तो वो ज़्यादा तेज़ होता है विंटर्स के मुकाबले। गर्मियों में अगर हम देखें फर्श पे पानी बिखर गया है तो वो कम समय लगाएगा इवेपोरेट होने में अपने आप, यानी जब वो पानी खुद उड़ेगा तो वो कम समय लेगा इवेपोरेट होने में। जबकि अगर विंटर में ही यही चीज़ हम करें कि फर्श पे पानी बिखेर दिया तो वो थोड़ा सा लंबा समय लेता है इवेपोरेट होने में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। समर्स में ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है और विंटर्स में टेम्परेचर कम पाया जाता है। अभी हमने देखा कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, इसीलिए ये इवेपोरेशन समर्स में फास्ट होता है, विंटर्स में थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन इट इज़ स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। मान लें आपने एक ग्लास में लिया वाटर और एक
बड़े से कंटेनर में लिया जिसका सरफेस एरिया था वो ज़्यादा बड़ा था, तो उसमें लिया। अब इसमें जो पानी है ऊपर सरफेस पर, ये ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा या ये ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा? अगर हम यहाँ देखें, यहाँ सरफेस पर मैक्सिमम, सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट है सिर्फ सरफेस पर, क्योंकि सरफेस के ही तो पार्टिकल्स है जो इवेपोरेट हो पा रहे हैं, और इस वाले में मोर देन 3 पार्टिकल्स आर देयर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा हैं, तो ये और ज़्यादा इवेपोरेट हो पाएंगे। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो सरफेस एरिया था वो कम था, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन के लिए। That's why a liquid taken in a plate evaporates faster than when taken in a cup. इसीलिए अगर हम प्लेट में किसी लिक्विड को रखें तो वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बजाय अगर हम उसी लिक्विड को कप में रखें। कप में रखा लिक्विड थोड़ी लेट इवेपोरेट होगा और जो प्लेट में रखा हुआ लिक्विड है वो जल्दी से उड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है और कप का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। Evaporation increases when humidity level or amount of water vapor decreases. Evaporation कब बढ़ती है? जब ह्यूमिडिटी लेवल या फिर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज हो जाए। अभी हमने देखा कि सरफेस के बाहर एयर प्रेजेंट होती है, इन एयर्स में भी वेपर्स होते हैं। ये अगर वेपर्स ज़्यादा होंगे, सपोज़ ये एयर के वेपर्स हैं यहाँ पे, अगर ये वेपर्स ज़्यादा होंगे तो सरफेस के पार्टिकल्स को एस्केप करने के लिए यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर एयर के वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, इवेपोरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए कहा गया है कि इवेपोरेशन तभी बढ़ेगा जब ह्यूमिडिटी लेवल कम होगा। दैट्स वाई क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ ड्राई डे दैन ऑन अ वेट या रेनी डे। इसलिए अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो बारिश के दिनों में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वो कम समय लेते हैं, वो ज़्यादा समय लेते हैं इवेपोरेट होने में, सूखने में। ऐसा क्यों होता है? रेनी डे में ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है, यानी जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उनमें जो वेपर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कि जो पार्टिकल्स को इवेपोरेट होना होता है सरफेस से, वो उनको जगह ही नहीं मिल पाती एटमॉस्फेयर में। इसलिए जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेचर, लिक्विड का जो नेचर होता है वो भी डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन किस तरीके से बढ़ रहा है या किस तरीके से घट रहा है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब ज़्यादा जल्दी फास्ट इवेपोरेट हो जाते हैं वाटर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? लिक्विड्स हैविंग स्मॉलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इवेपोरेट फास्टर। यानी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लेटेंट हीट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जितनी कम होगी ये लेटेंट हीट, उतना ही ज़्यादा जल्दी लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो जितने ज़्यादा वीक होंगे, इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है विंड स्पीड का। विद एन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड इवेपोरेशन इज फास्टर। यानी विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है और इसके भी कुछ अपने वेपर्स होते हैं। अगर विंड की स्पीड तेज़ है तो ये इन वेपर्स को अपने साथ ले जाएगी, यानी ये अपने साथ ले गई, यहाँ पे जगह खाली बच गई।
यहाँ पे अगर फ्री स्पेस हुआ तो ये जो पार्टिकल्स हैं सरफेस के, ये ईजिली इवापोरेट हो पाएंगे, उतनी ही जल्दी इवापोरेशन यहाँ पे होगा। तो जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी ही तेज़ी से इवापोरेशन होता है। तो यही कुछ फैक्टर्स थे जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।